सम्मानीय अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में हम जो है रूल्स ऑफ टेंस पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 3 नियम देखे थे, 3 रूल्स देखे थे। बिफोर का यूज़, आफ्टर का यूज़ और यूनिवर्सल ट्रुथ और साइंटिफिक फैक्ट के जो सेंटेंस हैं उनमें किस प्रकार से टेंस भरे जाते हैं। आज हम नेक्स्ट रूल में देखते हैं आगे कंडीशनल सेंटेंसेज। कंडीशनल सेंटेंसेज ऐसे वाक्य जिनमें कोई ना कोई शर्त होती है, शर्त पर आधारित ये वाक्य होते हैं। एग्जाम्स में कई बार इनसे संबंधित सेंटेंस भी आता है, तो हमें इनको भी सूत्र के रूप में याद रखना है। इसके भी हमें 3 सूत्र याद करने हैं। 3 टाइप की कंडीशन होती है। फर्स्ट, ओपन कंडीशन, जिसको हम खुली शर्त कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में स्टार्ट सेंटेंस का इफ या अनलेस से होता है। तीनों ही जो कंडीशनल सेंटेंस हम पढ़ेंगे उनमें हमें इसी प्रकार देखना है। तो पहले हम ओपन कंडीशन पढ़ रहे हैं, इफ या अनलेस। इसके बाद यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट टेंस होता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा उसमें फ्यूचर सिंपल टेंस की स्थिति बनती है, विल या शैल। यदि हम मॉडल पार्ट में इसे पढ़ रहे हैं तो कैन भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ शैल, विल, कैन, मे हो सकता है, और उसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और पूरा एक सेंटेंस होगा। तो शॉर्ट में यहाँ समझाने के लिए मैंने लिया है कि दूसरा जो वाक्य है इसके अंदर, उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल, विल, कैन, मे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और इस साइड में इफ या अनलेस प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस को पहचानना हमें बिल्कुल समझ में आ गया है कि किस प्रकार से हम पहचानेंगे, क्योंकि टेंस पार्ट में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ा था। तो यहाँ भी स्थिति ये होगी कि जो 2 सेंटेंस है इनमें से एक सेंटेंस हमें कंप्लीट मिलेगा और एक सेंटेंस हमें फिलअप करना होगा। किस प्रकार से फिलअप होगा इसके लिए हम जो है आगे जो एक्टिविटी लेंगे उसमें आसानी से समझ में आ जाएगी बात। तो ओपन कंडीशन, उसके बाद में सेकंड इमेजिनरी कंडीशन, जिसे हम काल्पनिक वाक्य कह सकते हैं। इसमें भी इफ या अनलेस प्लस पास्ट सिंपल टेंस, और उसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस इसमें होगा उसमें वुड, शुड, कुड, माइट, और इसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो ये कहलाएगी इमेजिनरी कंडीशन। इसमें भी वही बात है कि एक वाक्य हमें कंप्लीट मिलेगा, पहचानना है, और किस कंडीशन का वाक्य है उस हिसाब से हम फिलअप कर देंगे। थर्ड कंडीशन इम्पॉसिबल कंडीशन, जिसको हम असंभव शर्त कहते हैं। इसमें भी स्टार्ट इफ या अनलेस से होगा, प्लस जो टेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसके अंदर वुड, शुड, कुड, माइट
प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो इस प्रकार से तीन जो कंडीशन है वो कंडीशनल सेंटेंस में आती है। इन्हें भी हमें सूत्र के रूप में याद रखना होगा। सेंटेंसेज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, सेंटेंसेज नेगेटिव भी हो सकते हैं, या कई स्थितियों में ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर इनकी पहचान हम कैसे करेंगे कि हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेज जो आते हैं उनमें भी दो सेंटेंस एक तरह से कनेक्ट होते हैं, और पर्टिकुलर जो पहचान है इनकी इफ़ या अनलेस आपको उस वाक्य में दिखाई देगा। इफ़ या अनलेस के बाद में अगर ओपन कंडीशन है तो इसके तुरंत बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। यदि इमेजिनरी कंडीशन है तो इफ़ या अनलेस के बाद में तुरंत पास्ट सिंपल टेंस होगा, और यदि इम्पॉसिबल कंडीशन है तो इफ़ या अनलेस के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। कई बार थोड़ा सा वाक्य को घुमाने के लिए, वैसे कोई इसमें कोई विशेष बात नहीं है, स्टार्ट इन सेंटेंसेस से कर देते हैं और उसके पश्चात मिडिल ऑफ द सेंटेंस यानी वाक्य के बीच में इफ़ या अनलेस लगा होता है, और फिर इनमें से कोई टेंस वहाँ आपको आगे दिखाई देता है। तो हमें इन तीन कंडीशन के जो सूत्र यहाँ पर मैंने लिखे हैं इनको अच्छे से याद करना होगा। फिर किस प्रकार से हमें कौन सा वाक्य दिया गया है उस कंडीशन को पहचान करके, और फिर क्रिया जो है वो सही रूप उस क्रिया का हमें भरना होगा। तो अब मैं कुछ एक्टिविटी के रूप में कुछ सेंटेंस लेता हूँ जिससे आपको ये जो बात है वो आसानी से समझ आ जाएगी। एक हमने इन सब में देखा है कि इफ़ या अनलेस का यूज है। इफ़ का जो ऑर्डिनरी मीनिंग है हम लेते हैं इफ़ का अर्थ है यदि या अगर। अनलेस इसका नेगेटिव सेंस है, इसको हम इफ़ प्लस नॉट कह सकते हैं, यानी अगर नहीं इसका अर्थ निकलता है, यदि नहीं या अगर नहीं।
अब ये एक एक्सरसाइज है, इससे हम जो कंडीशनल सेंटेंस हैं उनके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि इफ़ या अनलेस का अगर यूज़ है तो वो कंडीशनल सेंटेंस हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि इफ़ या अनलेस आने पर कंडीशनल सेंटेंस ही हो, लेकिन इफ़ या अनलेस अगर आया है तो कंडीशनल सेंटेंस हो सकता है। उसके अंदर भी फिर उस सेंटेंस में आपको दो वाक्यों की जो स्थिति है, दो सेंटेंस की स्थिति वहाँ दिखाई देनी चाहिए, फिर हम कन्फर्म ये कह सकेंगे कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। जैसे पहले वाक्य हम देख रहे हैं, इफ़ यू हेल्प मी आई पास इन 10th क्लास। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो कोमा लगा हुआ उससे पहले जो एक सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंटेंस है। यू सब्जेक्ट है, हेल्प मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मी ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, यहाँ एस या ईएस नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस बन रहा है और यू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर है, बहुवचनकर्ता के रूप में है, तो यहाँ एस नहीं लगा। तो यहाँ ये हमें पता चल गया है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है यहाँ पर आया हुआ है। तो अब हमें जो हमारे सूत्र हमने याद कर रखे हैं उनसे देखेंगे तो पाएंगे कि इफ़ के बाद में यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस आया हुआ है, और जब प्रेजेंट सिंपल टेंस यहाँ पर आया हुआ है तो नेक्स्ट वाक्य में हमने पढ़ा था शेल, विल, कैन और मे, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो सकती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है आएगी। अब अगर हम मॉडल्स पार्ट में हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं तो हमें कैन या मे पर सोचना है। यदि हम केवल टेंसेज वाले भाग में या उस एक्सरसाइज में जो केवल टेंस पार्ट से जुड़ी हुई एग्जाम आई है तो फिर हमें शेल, विल, वुड पर ही विचार करना है। तो अब इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ शेल या विल का यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर हमने पहले ही कर लिया है कि ये जो वाक्य है वो ओपन कंडीशन का है, पहली जो शर्त है उसका है। आई के साथ अब इन दोनों में से हमें लेना है। तो पर्टिकुलर हम जानते हैं कि यदि कोई डिटर्मिनेशन वाली स्थिति नहीं है तो इस वाक्य में हम आई के साथ शेल का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो इस प्रकार से वाक्य कंप्लीट हो गया। इफ़ यू हेल्प मी आई शेल पास इन 10th क्लास। अगर तुम मेरी सहायता करते हो मैं 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊंगा। इसके पश्चात नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ द टीचर हैड टॉट मी आई कंप्लीट माई वर्क। इसमें भी हम देख रहे हैं इफ़ के पश्चात जो सेंटेंस है इस कोमा तक वो कंप्लीट आया है और इसमें हमने जो है देखा हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस यहाँ बन रहा है। तीनों ही कंडीशन से हम मिलाएंगे तो ये जो हमारी तीसरी कंडीशन है इम्पॉसिबल कंडीशन, उसका ये सेंटेंस हमें यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। तो उस सेंटेंस में अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसे कंप्लीट करने के लिए आपको वुड, शुड या कुड और माइट का यूज हम कर सकते हैं, प्लस एक्स्ट्रा हैव लगेगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यदि हमें क्लियरली ये पता है कि ये कौन सा सेंटेंस है तो यहाँ आई के साथ आप शुड का यूज कर सकते हो, या यहाँ हम वुड लिखते हैं तो वो भी रॉन्ग नहीं है। आई शुड हैव कंप्लीटेड, आई शुड हैव कंप्लीटेड माई वर्क। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला जो वाक्य है इसमें हम देख रहे हैं इफ़ माई ब्रदर सब्जेक्टिव केस है, उसके बाद यहाँ रिक्त स्थान आ गया है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोष्टक में दी गई है, फिर यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में हिम है, उसके पश्चात कोमा लग करके ही वुड हेल्प हिम। तो यहाँ इस दूसरे सेंटेंस में हम देख रहे हैं वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इससे हम जो हमारे सूत्र हैं उनसे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है वो सेकेंड टाइप वाली जो इमेजिनरी कंडीशन है उसका वाक्य है। तो वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस साइड में हमें जो है पास्ट सिंपल टेंस पढ़ना है और पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, इफ़ माई ब्रदर कॉल्ड हिम ही वुड हेल्प हिम। इसके पश्चात अगला वाक्य देखिए अनलेस से शुरू है
और अनलेस से स्टार्ट है, तो इफ़ या अनलेस से स्टार्ट है तो ये कंडीशनल सेंटेंस हो सकता है। इसके पश्चात मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को कोष्टक में ये वर्ब दी हुई से हमें भरना है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में सुनील वुड हैव फेस्ड, तो यहाँ हम देख रहे हैं वुड हैव फेस्ड, तो ये हमें तीसरी जो कंडीशन है, थर्ड कंडीशन जो है जिससे हम इम्पॉसिबल कंडीशन कहते हैं, उसका ये सेंटेंस यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहले वाले वाक्य में हमें पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है, तो अनलेस यू हैड कम, हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अनलेस यू हैड कम सुनील वुड हैव फेस्ड ए ग्रेट प्रॉब्लम, अगर तुम नहीं आए होते तो सुनील ने एक बड़ी समस्या का सामना किया होता। इसके पश्चात नेक्स्ट सेंटेंस, इसके अंदर हम देख रहे हैं स्टार्ट इफ से है और उसके बाद यहाँ कोष्टक में बी दिया गया है, बी, बीन, बीन ये इसके फॉर्म होते हैं। ए स्नेक कोमा आई वुड बाइट यू, तो यहाँ सेकंड सेंटेंस कंप्लीट है, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो ये जो है इमेजिनरी कंडीशन का वाक्य है। अब यहाँ आपको जो बी है उस बी के लिए हेल्पिंग वर्ब्स लेनी है, वो लेनी है इज, आर, एम, वॉज और वर। तो इस प्रकार का सेंटेंस अगर दिया जाता है तो यहाँ देखिए इज, आर, एम तो नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ इमेजिनरी कंडीशन है। इमेजिनरी कंडीशन होने के कारण पास्ट टेंस ही यहाँ पर लिया जा सकता है और इज, आर, एम प्रेजेंट में यूज़ किए जाते हैं, तो ये तो नहीं आएंगे। अब हमारे पास बचा वॉज और वर। अब यहाँ सब्जेक्ट आई है जिसे हम पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट रूप में मानते हैं। अब यहाँ वॉज या वर इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब भरी जाएगी, लेकिन यहाँ हम आई के लिए वॉज ने लेकर के वर का यूज करेंगे और आगे जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर ये वर क्यों आया, इसके लिए तर्क यही है कि ये एक इमेजिनरी कंडीशन का सेंटेंस है जिसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो एक तरह से एक काल्पनिकता में है, वो वास्तविक नहीं है। उसके कई रूप हो सकते हैं क्योंकि कल्पना का कोई अंत नहीं होता है। आदमी एक समय एक सपना देखता है, थोड़ी समय पश्चात वो सपना उसे नहीं आएगा, वो कोई दूसरा सपना देखेगा। तो इस प्रकार से जो सब्जेक्ट है वो एक काल्पनिकता में है, यानी वो एक बहुआयामी रूप में यहाँ पर दिखाई देता है, जिसे हम प्लूरल सब्जेक्ट ही मानेंगे। चाहे यहाँ पर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया हो या प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया हो, यहाँ पर जो आगे वर्ब आएगी या हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर काम में ली जाएगी। इफ़ आई वर ए स्नेक, अगर मैं एक सांप होता, आई वुड बाइट यू, तो मैंने तुम्हें काटा होता। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हम देख रहे हैं, दे वुड हैव रिटर्न इफ दे नॉट लूज देयर वे। अब इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि यहाँ मिडिल ऑफ द सेंटेंस इफ का यूज हुआ है। तो हमने पहले ही जब वो सूत्र देखे थे तो ये क्लियर कर लिया था कि इफ के बाद में या तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा या पास्ट सिंपल टेंस होगा या पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, लेकिन जो दूसरा वाक्य है वो इसका निर्धारण करेगा कि हमें उन तीनों में से कौन सा टेंस वहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर हमने देखा दे के बाद में वुड हैव रिटर्न, यानी वुड हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि जो इम्पॉसिबल कंडीशन है तीसरी वाली वो यहाँ पर बनती हुई प्रतीत हो रही है। तो उसके हिसाब से हमें इस सेंटेंस को इम्पॉसिबल कंडीशन के हिसाब से बनना है और उसके हिसाब से यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। और दूसरी बात है आपको नॉट यानी नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर बनाना है। तो दे हेल्पिंग वर्ब हैड, नॉट और लूज का थर्ड फॉर्म होगा लॉस्ट। दे हैड नॉट लॉस्ट देयर वे। तो इस प्रकार से हमने कंडीशनल सेंटेंस देखे। कंडीशनल सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है और आप पिछले बोर्ड के जो पेपर उठा करके देखेंगे तो इस प्रकार के सेंटेंस आपको उनमें दिखाई देंगे। इम्पोर्टेंट एक यहाँ पर रूल हमने आज देखा और आशा है कि आपको ये समझ आया होगा। इससे संबंधित आप और भी कोई राय हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। इसके पश्चात नेक्स्ट रूल हम लेते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं उनके बारे में हमें सीखना है।
इम्परेटिव सेंटेंस ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और विशेष करके जो एग्ज़ाम है उनमें इनसे संबंधित कुछ ना कुछ पूछा जाता है, या तो टेंस वाले पार्ट में, या फिर पैसिव वॉइस के पार्ट में, या फिर इनडायरेक्ट स्पीच या जो नरेशन होता है उसके अंदर इनका जो है वो कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञात्मक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य, इनके भी 3 टाइप हैं। फर्स्ट टाइप जिसमें हम इसका जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसका स्टार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हो, जनरली कई इस प्रकार के सेंटेंस देखे होंगे। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। इसके बाद सेकेंड टाइप में जनरली जो स्टार्ट है वो डू नॉट से होता है, या डोंट भी कई बार लिखा हुआ आता है। डू नॉट के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट आएगा, यानी इसमें मना करने वाले अंदाज में जो है कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे इसी सेंटेंस को हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, डू नॉट ओपन द डोर, दरवाज़ा मत खोलो। तीसरा वाक्य जिसमें लगभग जो है रिक्वेस्ट होती है, तो रिक्वेस्ट के लिए हम जो वर्ड लेते हैं वो पर्टिकुलर प्लीज या काइंडली वर्ड लिया जाता है, और इसके पश्चात यहाँ आपके पास टाइप 1 का वाक्य या टाइप 2 का वाक्य हो सकता है। कैसे कि जैसे प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा खोलो, या फिर प्लीज टाइप 2 का अर्थ है ये, यानी प्लीज डू नॉट ओपन द डोर। तो पर्टिकुलर इनमें प्लीज या काइंडली लगा रहेगा, तो हम इसे तीसरी टाइप का वाक्य मानेंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टेंस वाले भाग में, इसके अलावा जो पैसिव वॉइस का भाग आता है उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम आते हैं, या फिर हम जो नरेशन पढ़ते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें भी ये जो है पूछ लिए जाते हैं। तो आप बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है उसे उठा करके देखोगे तो तीनों ही पार्ट में आप पाओगे कि इनसे संबंधित जो है वाक्य कम से कम 2 या 3 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं। अब इनमें हम वर्ब कैसे फिलअप करेंगे, इन वाक्यों में हम ये बात विशेष देखेंगे कि इस प्रकार के जो सेंटेंस है उनमें स्टार्ट सब्जेक्ट से नहीं होता है, इसमें सीधा ही जो मेन वर्ब है वो स्टार्ट में आती है। इन वाक्यों में कोई सब्जेक्टिव केस नहीं होता है, ऑब्जेक्ट इनमें होता है। तो एक एग्जाम्पल लेकर के एक्टिविटी के माध्यम से हम कुछ सेंटेंस देखते हैं।
तो देखिए इस प्रकार से हम एक एक्टिविटी के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे। तो पहचान में हमने देखा कि अगर वाक्य है का जो सब्जेक्टिव केस इन वाक्यों में नहीं आता है, सब्जेक्ट से शुरुआत नहीं होती है, सीधा ही वर्ब जो है वो यहाँ पर प्राइमरीली एक्ट करती है। तो स्टार्ट में यहाँ रिक्त स्थान है, एक दिमाग हमारा काम करेगा, कहीं इंटरोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है, लेकिन हमने देखा किसी प्रकार का कोई प्रश्नवाचक चिन्ह इस वाक्य में नहीं लगा हुआ है। फिर अन्य कई प्रकार के जो हमने एडवर्ब्स पढ़े थे वो भी यहाँ देख लिए, संभाल लिए, वो भी नहीं मिल रहे हैं। यहाँ बिफोर का यूज़ नहीं है, यहाँ आफ्टर का यूज़ नहीं है, यहाँ कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, तो फिर हमारा जो दिमाग है सीधा इम्परेटिव सेंटेंस पर ही जाएगा। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नोट लगा हुआ है, इसका अर्थ है कि आपको नेगेटिव सेंस देता हुआ वाक्य बनना है, जो कि टाइप 2 का बनेगा। तो स्टार्ट हम करेंगे डू नोट से। डू नोट के बाद में यहाँ वर्ब में कोई चेंज होता ही नहीं है। डू नॉट मेक ए नॉइज, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब, शोर मत करो, मैं परेशान हो रहा हूँ। शट द विंडो, अब यहाँ भी किसी प्रकार का कोई भी एडवर्ब नहीं है, किसी प्रकार का अन्य कोई फॉर्मूला यहाँ हमें बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सीधा विंडो ऑब्जेक्टिव केस है और शट यहाँ वर्ब है, क्रिया है, तो ये जो है वो इम्परेटिव की टाइप फर्स्ट है, शट द विंडो। इसके पश्चात प्लीज़ रिक्वेस्ट इस वाक्य में है, प्लीज़ टेक मेडिसिन एट प्रॉपर टाइम, कृपया सही समय पर दवाइयाँ लो। तो यहाँ प्लीज और काइंडली यानी टाइप 3 के वाक्य में इनका यूज़ होता है, और इसके पश्चात टाइप 1 का या टाइप 2 का वाक्य होता है, तो यहाँ टाइप 1 का वाक्य बन रहा है, प्लीज़ टेक मेडिसिन एट प्रॉपर टाइम। इसके पश्चात अगले वाक्य में काइंडली लगा हुआ है और स्थिति वही है, ग्रांट मी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, लीव भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में ही है। तो प्लीज ग्रांट मी लीव, कृपया मुझे छुट्टी प्रदान करें। इसी प्रकार अगले में भी रिक्वेस्ट, लेकिन यहाँ नेगेटिव सेंस, हमने वर्ब को अंदर दिखाना है, नॉट वेस्ट योर टाइम। अब आपको इसे नेगेटिव सेंस देना होगा क्योंकि नॉट अंदर है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ स्टार्ट डू नॉट से होगा और वेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम, कृपया तुम्हारा समय खराब मत करो। इसके पश्चात अगला जो सेंटेंस है उसमें भी स्टार्ट में आपको रिक्त स्थान दिया गया है, ऑब्जेक्टिव केस है, विदाउट एनी रीजन अदर ऑब्जेक्टिव रूप में है, तो ये भी इम्परेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप का वाक्य यहाँ बन रहा है, डू नॉट एब्यूज मी विदाउट एनी रीजन, मुझे बिना किसी कारण किसी प्रकार के अपशब्द मत कहो। तो इस प्रकार से आज इस कक्षा में हमने दो इम्पोर्टेंट चीज़ें रूल्स के माध्यम से सीखी हैं। फर्स्ट हमने लिए थे कंडीशनल सेंटेंस, 3 टाइप के होते हैं, तीनों टाइप के जो फॉर्मूलाज हैं, सूत्र हैं, वो हमें याद करने होंगे। इसके अलावा आज हमने जो दूसरा नियम लिया था वो था इम्परेटिव सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं, तीनों टाइप के सूत्र हमारे दिमाग में होने चाहिए। इस प्रकार से फॉर्मूलाज के माध्यम से हम इन चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हैं। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको हमारी वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके सामने जो है नोटिफिकेशन आ जाए और हमारी कक्षाओं को नियमित देखते रहें। जो सुझाव हैं, आपके सुझाव आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, और यदि आप किसी प्रकार के सुझाव हमें देते हैं तो हम उन्हीं के माध्यम से हमारी जो कक्षाएं हैं उन्हें आगे उनमें और भी अच्छा करने का प्रयास आपके सामने करेंगे। जय हिंद, जय भारत।